बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, अगर साइलिन की बात करें, इंसाफ हासिल करने वालों की बात करें तो लाहौर के अंदर केसेस का रश शदीद बढ़ता जा रहा है और लोगों के जो केस हैं वो इल्तवा का शिकार है। और इसकी वजूहात क्या हैं, दादोशुमार के हिसाब से हम बात करेंगे कि इस वक्त जो मजमूई तौर पर लाहौर के अंदर ज़िली अदालतों की अगर बात करें उसमें उनमें कितने केसेस हैं। जो माह अप्रैल की अगर बात कर लें, कितने केसेस आए हैं, उसमें कितने इल्तवा का शिकार हैं, कितने केसेस में रिलीफ मिल चुका है। बहरहाल ये एक बड़ा पुराना मामला है, क्योंकि लोगों को जब इंसाफ नहीं मिलता तो फिर जो है वो मायूसी उनमें छा जाती है। तो आज इसके ऊपर बात कर लेते हैं। मेरे साथ जो है वो इसमें कानूनदान मौजूद होंगे। मैं तारफ़ भी करवा देता हूँ। थोड़ा से अदाद शुमार आपके सामने रखना चाहता हूँ कि माह अप्रैल की अगर बात कर लें तो इसके शुरू में पहले दिन से अगर इसकी बात करें तो इसमें जो तादाद थी केसेस की, वो तादाद में तकरीबन 3 लाख से 3 लाख इसकी जो तादाद 3,05,849 जो केसेस इसमें जो है वो इल्तवा का शिकार नज़र आए। और दायर कितने केस हुए इसमें माह अप्रैल की अगर बात कर लें, 67,554 नए केसेस जो है वो इसमें दायर किए गए। और इसी महीने में अगर बात करें माह अप्रैल की तो 51,082 केसेस की समात मुकम्मल की गई, यानी कि निपटाए गए। बहरहाल ये केसेस जो हैं वो इनकी वजूहात क्या हैं और इसके ऊपर जो है वो अगर कानूनदानों की राय लें तो तजवीज़ क्या हो सकती हैं, बेहतर कैसे किया जा सकता है। बात तो ये है कि फ़ौरी इंसाफ मिलना चाहिए साइलिन को। तो अभी ये हम ज़िली अदालतों की बात कर रहे हैं, फिर आला अदलिया की अगर बात कर ले तो वहाँ पर यही सूरत हाल है। और इसमें हुकूमत का कितना रोल है, कौन इसमें ज़िम्मेदार है और कैसे ये बेहतर किया जा सकता है। इसके अलावा सिविल अदालतों की अगर बात कर ले तो वहाँ पर भी जो है वो लाहौर की 200 सिविल अदालतों में 59,800 नए केसेस दायर हुए, जबकि 41,766 केसेस का फ़ैसला हुआ। इसी तरह लाहौर की जो है वो तहसील कैंट, तहसील मॉडल टाउन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की अगर बात कर ले तो वहाँ पर भी जो है वो केसेस का जो है वो फ़्लो बहुत ज़्यादा है, निपटाए कम जाते हैं और ज़्यादातर इल्तवा का शिकार होते हैं केसेस। और इसमें जो वकला हजरात हैं उनका क्या रोल है, क्या वो भी केसेस को डिले करने का एक बहाना ढूंढते हैं? इसके ऊपर भी मैं आज बात कर लूँगा। 3 मारूफ कानूनदान मेरे साथ आज मौजूद हैं जी। रिजवान ज़का गिल साहब, माहिर कानून, वेलकम कहते हैं जी आपको प्रोग्राम में। और इसके साथ मौजूद है जी राव खालिद अहमद खान साहब, माहिर कानून, सीनियर कानूनदान, वेलकम कहते हैं जी आपको। और मुनीर हुसैन भट्टी साहब, साबिक सदर लाहौर बार, और उसके अलावा जो है वो माहिर कानून, सीनियर कानूनदान मेरे साथ मौजूद हैं। ज़का साहब, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। कुछ दादोशुमार मैंने आपके सामने रखे हैं, आप ज़ाहिर है प्रैक्टिस करते हैं तो आपको तो सब चीज़ों का पता है। क्या वजह है कि इतना रश है और जो है वो लोगों के जो साइलिन हैं उनको इंसाफ जल्दी नहीं मिलता और इल्तवा का शिकार केस ज़्यादा होते हैं? वजह क्या है, आप इसको क्या समझते हैं, वजूहात क्या हो सकती हैं? इसके डिले का मामला है, इस पर गैर ज़रूरी बातें और गैर ज़रूरी बहस बहुत हो सकती है, लेकिन इसकी बुनियादी वजूहात 2 ही हैं जी जी, जिनकी वजह से ये सारा कुछ लटकता है। एक तो ये कि आपके नंबर ऑफ़ जजेस जो हैं वो पूरे होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये कि जजेस की विल टू डिसाइड होनी चाहिए, क्योंकि जज जो होता है ना वो गाड़ी का उसका ड्राइवर होता है, जो इंसाफ की गाड़ी है, उसने किस रफ्तार से चलना है ये उसके हाथ में होता है। वकला ने डिले कर दिया या फ़लाने कानून ने डिले कर दिया, ये सारी बातें फजूल हैं। जज अगर चाहे कि उसने स्पीड से फ़ैसले करने हैं और केसेस निपटाने हैं तो कोई ताकत जो है ना वो फौरी इंसाफ को नहीं रोक सकती। उसमें सिर्फ ये इशू आता है कि जजेस की तादाद कम होने की वजह से बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि 2-2, 250-250 केस लगा है एक दिन में, तो वो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसके ऊपर डिलिब्रेट कर सकें और फैसले लिखवा सकें। तो ये 2 चीज़ें इनको, एक तो ये मसला साइकोलॉजिकल है जो कि रफ्तार वाला है कि लोग जब काम पे आएँ तो वो काम पूरा करें। जुडिशरी जब आती है तो वो अगर एफिशिएंटली, डेडिकेटेडली फ़ैसलों की तरफ जाएंगे ना तो उससे फ़र्क पड़ेगा। ये दोनों चीज़ों के ऊपर अगर रियासत कर लेती है कि बंदे पूरे हों और वो मेहनत करें तो फिर कोई चीज़ जो है इसके तो इसमें आप समझते हैं कि जो वकला हजरात उनका कोई रोल नहीं है? वकील क्या कर सकता है? जज अगर चाहे कि 10 तारीख को फ़ैसला होना है तो वकील जो है फ्रिवलेस एप्लीकेशन अगर दे भी दे तो वो जज की तो जवाबदीद है ना कि उसको माने, फ्रिवलेस एप्लीकेशन को ना माने। ठीक है। तो अच्छा, ये अब ये जजेस की जो कमी है ये किसने पूरी करनी है? ये जाहिर है कि गवर्नमेंट का काम है, लेकिन सिर्फ कमी से बात हल नहीं होगी। आगे दूसरी जो थोड़ा सा बात है तफसीलन कि बताएं वो ना। मेहनत भी करे,
ये दूसरी जो बात है ना, इस पे भी गौर करना पड़ेगा रियासत को कि अगर बंदे पूरे कर दिए तो वो काम अच्छा, भी करें। जजेस की तादाद अगर पूरी कर दी जाती है तो फिर हमारे पास जो अदालतें हैं वो वाकई इतनी हैं, उनमें बैठने की गुंजाइश, फिर उनका जो है वो मैन पावर, साथ स्टाफ, तो ये सारा कुछ तो इसमें फिर जो है वो शामिल होगा ना। देखिए, ये दो चीज़ों के ऊपर गौर करना पड़ेगा ना कि नंबर पूरे करने, जो आप बात करेंगे तो मटेरियल बातें हैं ना, ये तो हो सकती हैं। दूसरी ये है कि अगर आपने तादाद पूरी करी है तो वो मेहनत भी करे, इसका भी हल निकालना पड़ेगा। वरना ये नहीं कि अगर 500 बंदा रख दिया है तो वो चाय पीने चले जाता है रिटायरिंग रूम में, तो वो उसका तो फ़ायदा नहीं है, वो तो केसेस उसी तरह लटके रहेंगे। और ये अरसा दराज से और ये दरीना मुतालबा, पुराना मुतालबा है साइलिन का, या ये पुराना मसला है और कोई भी हुकूमत इसे हल क्यों नहीं कर रही गिल साहब? इसमें यही है कि ये इतना सादा बात नहीं है कि आपने बंदे पूरे करना, ना तो बंदे पूरे करना इतना आसान है, और फिर उन बंदों का मेहनत करना भी इतना आसान नहीं है कि अगर आपने लाखों बंदे अपॉइंट कर भी दिए पूरे मुल्क में तो वो मेहनत से काम करेंगे। इस चीज़ को इंश्योर करना जो है वो भी इतना आसान बात नहीं है, इसलिए ये मसला कभी हल नहीं होता और लटकता रहता है। अच्छा चलो, एक सवाल और बता दें, हमारे वकला हजरात की तादाद तो पूरी है ना? वकला तो सफिशेंट है, और वकला का इसमें जो डिले होता है ना, मेरी नज़र में वकला का उसमें कोई फॉल्ट नहीं है। ठीक वो है। फॉल्ट सारा जो है वो जाहिर है कि जिसके बंदे में हाथ में स्टेयरिंग होता है ना, जिसके हाथ में, उसी का सारा होता है कि गाड़ी ने किधर जाना है। यानी पायलट जो है वो आगे बैठा वो जज है, जी, और पायलट ही जो है वो अगर ठीक चलाएगा तो फिर जो है वो, हाँ जी, स्पीड उसी ने कंट्रोल करनी है। बिल्कुल ठीक है। राव साहब, आप क्या बताएंगे? ये एक पुराना मसला है, आपका इसके ऊपर क्या तजज़िया है? आप किसको कसूरवार करार देते हैं? आपकी जो है वो वकला बरादरी कसूरवार है, या फिर आप समझते हैं कि जिस तरह गिल साहब ने बताया कि मैन पावर पूरी की जाए, जजेस की तादाद पूरी की जाए, और फिर भी जो है वो उनकी नीयतों के ऊपर डिपेंड होगा, अगर वो पायलट बेहतर तरीके से जो है वो चलाएगा सिस्टम को तो वो फिर ठीक होगा काम। आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नवीस साहब, आपने एक बड़ा हॉट इशू है जो इसको आपने आज छेड़ा है और इसके ऊपर बातचीत शुरू की है। मैं इसमें एक बात अर्ज़ करूँगा कि ये जो केसेस का डिले या केसेस का बढ़ना जो है ना, ये कोई आज की बात नहीं है, ये डे फर्स्ट से यही काम चल रहा है, और ये एक दिन में ये ख़त्म होने वाला भी नहीं है। नहीं, लेकिन आज अगर शुरू करेंगे तो फिर ही ये खत्म होगा ना, इसके आहिस्ता ऊपर ये आहिस्ता इसके आहिस्ता इक़दामात आहिस्ता करेंगे। कम होंगे जी, लेकिन इसके लिए कम होने की वजह से बर्डन भी कम होगा। लेकिन कम कैसे होंगे? आपने क्या आबादी के ऊपर जो है कंट्रोल कर लिया है? लाहौर शहर की जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी वैसे वैसे ही क्राइम भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे क्राइम बढ़ेगा वो क्राइम अदालतों में आएगा, जब अदालतों में आएगा तो वो बर्डन भी बढ़ेगा। कभी भी लाहौर में, आप पहले पूरे पाकिस्तान की आबादी कितनी थी आपको याद होगा? पूरे पाकिस्तान की आप लगा लें 5-6 करोड़, बिल्कुल इजाफा तेजी से जारी है। इस वक्त सिर्फ लाहौर की आबादी 1.5 करोड़ है। अब 1.5 करोड़ की आबादी में आपके पास जितनी अदालतें हैं, जितने जज हैं, जितने आपके पास वकला जो है, वो मैं फिर अपने गिल साहब की बात के साथ इत्फाक करते हुए, वकला का काम है केस को प्लीट करना। वकला इसके बाद डिसीजन नहीं कर सकता, कोई भी डिसीजन किसने लेना है? जज ने लेना है। जजेस जो है उनकी अगर विल हो कि हमने ये फैसला जो है ये देना ही देना है, और मेरिट के मुताबिक देना है, ये नहीं कि वो सिर्फ अपने ऊपर से बर्डन ख़त्म करने के लिए देंगे, तो फिर कोई वजह नहीं है कि उनको जो है ये केसेस की तादाद कम ना हो। जजेस हमारे जो है मेहनत करते हैं लेकिन उनकी तादाद पूरी नहीं है। अब वही बात आ जाती है कि जब 200-250 250 अगर केसेस होंगे एक अदालत में, वो कितना यानी कि सारे दिन में काम कर लेगा, कितने के, यानी कि देखें उन्हें शहादत भी करनी है उसने तो नहीं। लेकिन राव खालिद साहब, आपसे मेरा एक सवाल है, बिल्कुल ठीक, आप दुरुस्त बात कर रहे हैं, लेकिन ये काम मेरा आपका आवाम का नहीं है। देखें, ये जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं ये अगले 50 साल 30 साल सोच के बनाई जाती हैं। ठीक है, आबादी में इजाफा है, तो क्या किसी ने ये सोचा नहीं था कि आबादी में मुसलसल इजाफा तो जारी है, इसके ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर सके, तो हम इनके ऊपर कैसे काबू पाएंगे? क्या इसके ऊपर कोई काम किसी हुकूमत ने शुरू किया है? मुझे एक चीज़ बताएं, अब आपने एक बात बड़ी एक फ़िक्रा कह दिया, पूरे पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान बना है कोई ऐसी पॉलिसी बता दें जो मुसलसल चल रही हो। हमारे यहाँ पाकिस्तान में डंक टपाओ पॉलिसी चल रही है, हम सिर्फ आज का देखते हैं, फिर भी ये हमारा कसूर नहीं है, आवाम का कसूर नहीं है, आपका कसूर नहीं है। मैं वही बता रहा हूँ, गवर्नमेंट का कसूर है ना, गवर्नमेंट का कसूर है। गवर्नमेंट डे फर्स्ट से आज तक डंक टपाओ पॉलिसीज़ पे काम कर रही है। गवर्नमेंट को गवर्नेंस जो है उसके ऊपर काम करना चाहिए, अदालतों की तादाद बढ़ानी चाहिए, जजों की तादाद बढ़ानी चाहिए, और उसके बाद क्राइम कंट्रोल करना चाहिए। देखिए, क्राइम कंट्रोल होगा तो लाजिमी बात है कि लिटिगेशन भी कम होगी।
अब इसमें जो सिविल लिटिगेशन है वो एक डिफरेंट चीज़ है, जो क्रिमिनल लिटिगेशन है वो डिफरेंट चीज़ है। क्रिमिनल लिटिगेशन का टोटली जो है वो ताल्लुक है हमारी जो है गुड गवर्नेंस से। अगर हम जो है लोग अपनी गवर्नेंस से ठीक हो, अगर क्राइम कंट्रोल हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं वो काम कर रही हो सही, तो लिटिगेशन में कमी आएगी आएगी। तो इस जब लिटिगेशन में कमी आएगी, क्राइम रेट कम होगा, तो लेकिन वो तो हुकूमत दावा करती है कि जी क्राइम शरह तो हमने बड़ी कंट्रोल कर ली है लाहौर में। वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कितना कंट्रोल है इस वक्त लाहौर में। जो थोड़ा बहुत फ़र्क नज़र आ रहा है ना, उसकी मेन वजह जो है वो सीसीडी अब जो आई है इसकी वजह से। अगर आज सीसीडी का खौफ जो है खत्म हो जाए, लेकिन इसका तो मतलब मेरा आप ख्याल मान है- गए हैं सीसीडी की कारकर्दगी को, सीसीडी तस्लीम कर चुके हैं आप। लेकिन फिर मैं सीसीडी जो काम कर रही है, मावराए अदालत काम कर रही है, और मावराए अदालत कोई भी कानूनदान हो, कोई भी हो, मावराए अदालत काम कर रही है लेकिन कारकर्दगी ठीक है, उसको सपोर्ट नहीं करेगी। राव साहब, हाँ, वो कानून के मुताबिक काम करे, हम उसको सपोर्ट करेंगे। कानून के मुताबिक काम नहीं करेगी, वो मावराए अदालत काम करेगी, वो जाके लोगों को यूं कत्लेआम करेगी, तो हम उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, वो दूसरे मामले की तरफ आए ना। अभी जो आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं कि जो वकला हज़रात हैं उनका, जिस तरह गिल साहब ने कहा जी उनका कोई रोल नहीं है। मैंने तो पहले कहा कि वकील जो है उसने तो केस प्लीड करना है सिर्फ नहीं, और ये जो बात हम सुनते हैं फिल्मों में, वैसे भी रियलिटी में भी ऐसे ही है ना, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, ये हमें मफरूजा बना हुआ, ये वाकई रियलिटी है। आपने एक डायलॉग एक इंडियन फिल्म का सुन लिया और उसको कोट कर दिया यहाँ पे। अब मुझे ये बताएं, वकील ने तो डेट मांग ली, तारीख मांग ली, किसने देनी है? जज ने। जज क्यों देता है? अब नहीं, अच्छा, लेकिन राव साहब ये अगर जब आप देखें आपकी एक पूरी टीम होती है। एक मिनट, अगर वो फैसला कर ले कि एविडेंस आज ही होगी, हर सूरत में होगी, तो मेरा ख्याल है कि कोई भी वकील ऐसा नहीं है। राव साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपसे सवाल ये करूंगा, देखें मैं भी कई दफ़ा कई केसेस में गया हूँ, पेश हुआ हूँ, जब आपकी पूरी टीम होती है, आपका एक बड़ा बहाना ये होता है जी कि मेन जो है आपके जो कानूनदान या आपके जो वकील है सीनियर, वो जी आला अदलिया में या सुप्रीम कोर्ट का बहाना बनाया जाता है या लाहौर हाई कोर्ट का। हो भी सकते हैं, वो हो भी सकते हैं, मैं ये नहीं कहता बहाना, बहरहाल इसको यूज़ भी किया जाता है, तो फिर तारीख मिल जाती है, वहाँ पर जज क्या करेगा? देखिए, मैं फिर वही बात करता हूँ, बहाना नहीं होता। वो हमारे जनरली हम लोग जो है ना वो मसरूफ़ होते हैं, तो हम वहाँ पे कोर्ट में पैगाम भेजते हैं अपने एसोसिएट्स के ज़रिए। लेकिन जब जज ये फैसला कर ले कि आज एविडेंस होगी, तो हम जिस मर्जी कोर्ट में वहाँ से उनसे फिर हम उस वक्त पेंडिंग करवा लेते हैं कि 2 घंटे के बाद हम आ रहे हैं, और हम पहुँच के फिर उस केस को प्लीड भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि केस को हम प्लीड नहीं करते। और ये फिर मैं कहता हूँ, वकला के ऊपर इल्जाम देना बड़ा आसान काम है। नहीं, हम हर आदमी हम तो सवाल उठा रहे हैं ना, आप सवाल करना हमारा हक का जवाब दें ना, तो आप बड़े आसानी से उंगली उठा रहे थे। आप किसी जस्टिस के बारे में, किसी जज के बारे में उंगली उठाएं, आपको तौहीन अदालत का आपको यहाँ पे फौरन नोटिस पहुंच जाएगा। भाई हम तो मसला ये है कि हम आपसे भी डरते हैं, आप भी कानूनदान है जनाब, आप भी कानूनदान है, और हमारी जान तो आपने फिर छुड़ानी है ना। जी, अपना मनीर साहब भट्टी साहब, आप तो खुद जो है वो साबिक सदर लाहौर बार हैं, तो आपने क्या इस पूरे मामले के ऊपर, एक बड़ा पुराना मामला है, क्या किया है इसके ऊपर, और क्या समझते हैं ये जो मसला कब तक ये ठीक होगा? क्या हम ठीक भी करना चाहते हैं, कोई कोशिश भी कर रहा है इसको या नहीं? क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां साहब, मैं ये समझता हूँ कि हमारे एक मैगज़म है कि डिले डिफीट इक्विटी। ये जो आप ख़ास तौर पे आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया चलाता है कि जी वो दादा ने केस दायर किया था और पोते को इंसाफ मिला, और समटाइम क्रिमिनल साइड पे जब अपील सुप्रीम कोर्ट के सामने जाती है तो पता चलता है कि कॉन्विक्ट जो है वो तो सज़ा पूरी करके घर जा चुका हुआ है, और समटाइम कॉन्विक्ट जो है वो जेल के अंदर उसकी डेथ हो गई है। बिल्कुल, तो ये मैगज़म उसको डील करता है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर इंसाफ में तख़ीर हो रहा है तो इसका मतलब है कि इंसाफ का खून हो रहा है। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट अपने बड़े भाई रॉ साहब से और गिल साहब से इस हवाले से इख्तलाफ करूँगा कि इसमें वकला का कोई कसूर नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि हम सारे जो हैं वी आर ऑन द सेम बोट, और हमारा डेस्टिनेशन भी एक है, और हम एक गाड़ी के दो एक कहते हैं पहिए हैं, और वो गाड़ी जो है वो इंसाफ के लिए चल रही है, बेशक वो जुडिशरी साइड पे हो।
बेशक वो हमारी तरफ हो। मैं समझता हूँ आपने मैंने जिसने भी बेशक वो जुडिशल साइड पे और वकलाक साइड पे जिसने काला कोट पहन लिया, उसकी रिस्पांसिबिलिटी है कि इंसाफ की फरामी के लिए, इंसाफ की दस्तयाबी के लिए अल्लाह ताला का जो हुक्म है, इन अल्लाह ला यामुरुकुम बिल अदल वल ihसान या अय्युहल्लज़ीना कूनू क़व्वामीना बिल क़िस्त, तो हमें ये हुक्म है कि हमने इंसाफ के लिए बेस्ट एफर्ट करनी है। इसमें बेशुमार जगह पे मैं समझता हूँ कि डेलिबरेटली भी हम एडजस्टमेंट्स लेते हैं, जो डिले की एक बड़ी वजह होती है। इसके अलावा बेशुमार वजूहात हैं। सबसे पहले आप देखें कि बड़े ही हमारे फरसूदा कवानीन हैं हम आज भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है 1898 का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है और 1947 में पाकिस्तान बना, और आज देखें कि जो कवानीन हैं उनकी लिटिगेशन अब कितनी हो गई है और कवानीन की जो सूरत है या तेज़ी है, जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कितनी ज़्यादा हमें चाहिए, कैसे जो कंपेटेबल हों कवानीन वो होने चाहिए। इसी तरह से जजेस के ट्रांसफ़र हो जाते हैं और एक जज को आप अपने जो डोमिसाइल या उसकी रेजिडेंस से दूर फार फ्लंग एरिया में उसका ट्रांसफ़र कर देते हैं। वो 18 घंटे की मुसाफत के बाद जिस डेस्टिनेशन पे बैठा होगा तो वो किसी भी स्टेट ऑफ माइंड से बेहतर फैसले नहीं कर सकेगा। इसी तरह से जजेस की तादाद बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। जैसा कि राव साहब ने फरमाया कि लाहौर में आबादी का जो है वो एक बड़ा मसला है, बड़ा चैलेंजिंग है कि आप देखें कि इतनी ज़्यादा आबादी हो गई है और उसके साथ जो फेक लिटिगेशन है, फेक लिटिगेशन को अभी हमारे जो है वो एक बायोमेट्रिक सिस्टम के ज़रिए जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश की गई है कि मैक्सिमम जो है वो फेक लिटिगेशन जो है उसके अंदर से ख़त्म हो जाए। आप देखें कि इस वक्त सर पाकिस्तान ये हमने सुना था कि लाहौर हाई कोर्ट में है, निचली अदालतों में भी ये जी निचली अदालतों में जी बायोमेट्रिक वाला आ चुका है। निचली अदालतों में भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हो गई है। इसके अलावा सर गवाहों की दस्तयाबी जो है, ख़ास तौर पे जो सिविल साइड है उसमें गवाहान को बार बार जो तलबीदा गवाह होते हैं ख़ास तौर पे उनको बार बार अदालत बुलाती है और वो आते नहीं हैं। इसी तरह से जो लोअर कोर्ट्स हैं उसमें ज़्यादा पेंडेंसी है, वहाँ ये होता है कि बार बार रिकॉर्ड को तलब किया जाता है, पुलिस वाले बॉदर नहीं करते, या जो पब्लिक फंक्शनरीज हैं जिन्होंने रिकॉर्ड लेके आना होता है वो बॉदर नहीं करते, उससे भी एक डिले कॉज होती है। और इसी तरह से सर जो अनफॉर्चुनेटली बेशक वकला हम किसी न किसी वजह से स्ट्राइक पे जाते हैं तो उसमें मेजर रीज़न तो सोसाइटी का कोई ना कोई भला ही होता है। बेशक वो रूल ऑफ लॉ की लड़ाई हो, बेशक आज़ाद अदलिया के लिए भी हमने आपको पता है 2007 वाली तहरीक बड़ी यूनिक तहरीक चलाई जिसमें अदलिया को आज़ाद करने के लिए 3 साल वकला जो है वो सड़कों पर रहे। तो इस हवाले से एक सम टाइम हमारे जो बार एसोसिएशंस हैं नीचे वो अपनी मर्ज़ी से कुछ स्ट्राइक कर देती हैं, उसको भी हमने अभी पंजाब बार काउंसिल ने एक जो है एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए मना कर दिया है कि आप जो है लोअर कोर्ट में स्ट्राइक अपनी वजह से नहीं करेंगे। आप बार काउंसिल को इतला देंगे विच इज़ द रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी बॉडी, वो अगर मुनासिब समझेंगे तो वो स्ट्राइक पे जाएंगे, अदरवाइज स्ट्राइक नहीं होगी। तो इसी तरह से सर जो हमारी केस मैनेजमेंट है, मसलन एक जज जो है आज क्रिमिनल साइड पे काम कर रहा है और अचानक से पता चलता है कि आपके पास सिविल केसेस शिफ्ट कर दिए गए हैं, या किसी और फ़र्ज़ किया कोई LDA की एक कोर्ट है उसको DHA का मुकदमात जो है वो अच्छा अब जो फाइलें ट्रांसफ़र हो रही हैं इस दौरान भी काफ़ी सारी डिले कॉज हो जाती है। और हमारे जो प्रोसीजर हैं कवानीन के, जो हमारा ख़ास तौर पे सिविल साइड पे हमारी बहुत ज़्यादा पेंडेंसी है। टोटल पेंडेंसी इस वक्त जो पाकिस्तान की अदालतों में है वो तकरीबन 40 लाख के करीब है, 40 लाख के करीब मुकदमात हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 56-57 हज़ार मुकदमात वहाँ हैं। इसी तरह से हमारी जो लाहौर हाई कोर्ट है 1,73,000 के करीब मुकदमात लाहौर हाई कोर्ट के अंदर हैं। इस्लामाबाद में 13,13,880 मुकदमे वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर सुमात हैं। पेशावर में 36,000 से ज़्यादा मुकदमात हैं और सिंध में 64,000 मुकदमा, ये हाई कोर्ट की मैं बात बता रहा हूँ आपको। इसी तरह से जो हमारी लोअर कोर्ट्स हैं 14 लाख के करीब जो है वो सिविल मुकदमात हैं। ये पूरे जी जो पंजाब में जी पंजाब में सिंध में जो है वो 17,79,000 मुकदमात हैं, बलूचिस्तान में 18,424 और KP में जो है वो 2,25,682 मुकदमात में। कुल मिला के ये तकरीबन 40 लाख के करीब मुकदमात हैं और ये मुकदमात डे बाई डे बढ़ते चले जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने 2-3-4 साल पहले एक प्रोग्राम डिले के ऊपर किया था यहाँ एक स्टूडियो में, तो उस वक्त 34 लाख मुकदमे ज़ेर सुमात, यानी इसमें मजीद फिर 6-7 लाख मुकदमात का और इजाफा हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जजेस की कैपेसिटी बिल्डिंग बड़ी ज़रूरी है, जजेस की तादाद बेहतर करना बड़ी ज़रूरी है, उनका ट्रांसफ़र जो है उनकी चॉइस का या उनके तकरीबन चॉइस के इर्द गिर्द करीब का, ताकि वो एक स्टेट माइंड हो। कवानीन का जो प्रोसीजर है उसको ज़रा फॉलो करने की ज़रूरत है हमें। बट साहब इसमें टेन्योर पोस्ट नहीं होती? ये टेन्योर पोस्ट होती है, टेन्योर पोस्ट होती है। अब देखें सर मैं बताता हूँ, एक जज का डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट जो है वो रावलपिंडी है, अगर आप उसको यजमान में, रुझान जमाली में या आप खानपुर कटोरा में उसको पोस्ट कर देंगे जो तकरीबन 12 घंटे की मुसाफत है, उसके घर में ओल्ड एज वालदैन हो सकते हैं,
उसके बच्चों में किसी की माजूरी हो सकती है, उसका कोई और घरेलू मसला हो सकता है, तो वो तो अपने घर की जो है मैं ये समझता हूँ कि वो पूछताछ ही नहीं कर सकता। तो ऐसे हालात में उसका जो स्टेट ऑफ माइंड होगा वो बेहतर अंदाज में इंसाफ की फरामी जो है वो नहीं कर सकेगा। तो ये सारी डिले कॉजिंग रीजंस हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। इसके अलावा सर जो बड़ी अहम बात है वो ये है कि जो हमारा कवानीन का प्रोसीजर है वो इतना टेक्निकल है, उसको बेहतर करने की किसी ने ज़रूरत महसूस नहीं की। ख़ास तौर पर मैं सिविल साइड पर इसलिए बात करना चाहता हूँ कि हमारे सिविल कोर्ट में जो प्रोसीजर है कि आप दावा आ गया, उसके ऊपर नोटिस तामील हो गई, तो फिर ऑर्डर 8 रूल 1 जो है उसके तहत कि आपने 30 दिन के अंदर जो उसका जवाब देना। अब वो जवाब नहीं आ रहा तो जज साहब लिख रहे हैं जी आखिरी मौका दे रहे हैं आपको। अगली पेशी पे जब एडजमेंट आती है तो कहता है जी कतई आखिरी मौका आपको दे रहे हैं। फिर आगे एक मौका आता है तो फिर कहते हैं जी कतई आखिरी 3 मौका आपको दे रहे हैं। मैं कहता हूँ सर जब कानून के अंदर लिखा हुआ है कि 30 डेज़ के अंदर जो है अगर वो जवाब दाखिल नहीं कर रहा तो उसका राइट स्ट्रक होना चाहिए, उस कानून को फॉलो करना चाहिए। वो फिर इसको एक बेस बनाकर चैलेंज कर देते हैं भट्टी साहब से, हमें सुना नहीं गया। नहीं होता, क्या ये वजह तो नहीं है? मैं अर्ज करता हूं, होता यूं है कि अगर किसी वजह से एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स होती हैं तो हमेशा से ये होता है कि अदालतें कहती हैं कि फेयर ट्रायल है, आर्टिकल 10A जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में दिया गया है, तो उसमें सबको राइट ऑफ हेयरिंग, राइट ऑफ जो उसका है डिफेंस है वो दिया जाए। तो यूजुअली कोर्ट्स कहती हैं कि इनको मौका दिया जाए, लेकिन अभी सर जो बेशुमार जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दे दी हैं, पहले हमारे ये होता था कि एविडेंस नहीं आ रही तो ऊपर जाएं, जाके जुर्माना कराएं, फिर नीचे आ जाएं और शहादत दोबारा से वो जाके वो तलब करवा लें। तो अब उन्होंने कहा जी जो 17(3) है हमारा सिविल प्रोसीजर कोड का अदम फरामी शहादत का, अगर वो उसको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, 1 2 3 अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं और वो डेलिबरेटली शहादत प्रोवाइड नहीं करता और कोर्ट ये समझती है कि डेलिबरेटली ये केस को डिले कर रहा है, तो आप उस केस को डिग्री करें, सुप्रीम कोर्ट तक डिग्री रहेगा। तो सर चीज़ें जजमेंट्स के ज़रिए बेहतर हो रही हैं, लेकिन मेरी गुजारिश ये होगी कि चीज़ें सिर्फ जजमेंट से नहीं सर, हमें पार्लियामेंट के ज़रिए चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। हमारे जो 1908 का सिविल प्रोसीजर कोड है वो सर मैं समझता हूँ उसमें बेशुमार तरमीम की ज़रूरत है। हमें हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसमें बेशुमार तरमीम की ज़रूरत है, नए कवानीन लाने की ज़रूरत है, और इसी तरह से जो लेटेस्ट डिवाइसेस हैं आज की हमें अभी इन्होंने कानून शहादत आर्डर के अंदर आर्टिकल 163 और 164 जो है वो शामिल करके उसमें मॉडर्न डिवाइसेस को भी एविडेंस का हिस्सा बनाया। बेशुमार मुकदमात हमारे क्रिमिनल साइड पे ऐसे होते हैं जहाँ सर शहादत आना बहुत मुश्किल हो जाती है। मसलन जो संगीन तरह के मुकदमात होते हैं, अगवा बराए तमान का मुकदमा है, इसमें इसी तरह से डकैती विद मर्डर है, डकैती विद रेप है, इस तरह के मुकदमात जो हैं वो बड़े डेस्परेट किस्म के मुल्ज़मान करते हैं और वो शहादत को रोकते हैं। तो गवाह की जो प्रोटेक्शन है सर वो बड़ी ज़रूरी है। कानून के अंदर गवाह को कोई प्रोटेक्शन हासिल नहीं है। तकरीबन आपने बड़े सवाल उठा दिए, मैं बाकी दो जो हमारे गेस्ट इनसे भी इसी मामले के ऊपर बात करता हूँ, ज़िका साहब के साथ बात करता हूँ। आप इसके ऊपर क्या कहते हैं कि तरमीम की कितनी ज़रूरत है? जी कोडिफाइड लॉ जो है ना वो पाकिस्तान का इतना बड़ा मसला नहीं है जितना बड़ा मसला इम्प्लीमेंटेशन है। लॉ तो पहले भी मौजूद है, हमारी एजेंसीज, हमारी पुलिस, हमारी जुडिशरी, इनमें विल टू इम्प्लीमेंट जो है ना वो कितनी है, वो हमारा इशू है। जो लॉज हैं वो मौजूद हैं, ये इनकी बात सही है कि तरमीम की गुंजाइश है, करनी चाहिए, वो ज़ाहिर हो भी जाएंगी, लेकिन फिर भी रिज़ल्ट नहीं आएंगे, क्योंकि जब तक आपकी जो एजेंसीज़ हैं जिनमें जुडिशरी भी आ जाती है, जिसमें वकला भी आ जाते हैं, जिसमें पुलिस भी आ जाती है, बाकी लोग भी आ जाते हैं, उनमें विल टू इम्प्लीमेंट कितनी है ये मैटर करेगा। लॉ तो पहले से है, उस पर कोई अमल नहीं हो रहा, कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान नहीं, लेकिन वो लॉ जो लॉ पहले कानून है वो उतना मजबूत नहीं है, वो कह रहे हैं। नहीं, ये विल टू इम्प्लीमेंट की बात है। कानून तो अपने कानून में जैसे इन्होंने कहा कि आपको तो जरूरत नहीं है, जो पहले कानून मौजूद है उस पर अमल दरामद करवाएं। इन्होंने कहा कि वो 30 दिन में लिखा हुआ कि फैसला करें, तो 30 दिन में कोई भी नहीं फैसला करता, वो आगे डेटें दे देते हैं। तो उसका मसला कानून का नहीं है, अगर वो उसको इम्प्लीमेंट कर दें, कोई भी कोर्ट जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देगा, मैं 30 दिन से आगे नहीं जाऊँगा, तो आप देखिए कि इनकलाब आ जाएगा, वो सही हो जाएगा, फैसले आ जाएंगे। बस इसी की ज़रूरत है, इनकलाब कब आता है हम यही देखना चाहते हैं। डेफिनेटली। अच्छा, इसमें जो सेकंड टाइम जो एक तजवीज़ थी या है ज़ेर गौर की, ऐसी बात है कि शाम के औकात में भी कोई अदालतें लगाने का फैसला या नहीं? फैसला नहीं कह सकते, पिछले दिनों में शायद सुना था कि तजवीज़ ऐसी कोई है। बिल्कुल ऐसी बातें सुनने में आती हैं, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक अब उसके ऊपर नहीं जाएं कि ये कोर्ट जो है ये कितने जजमेंट्स जो है कितने टाइम में डिलीवर कर रही है। ज़ाहिर है पहले भी मैकेनिज्म है, हाई कोर्ट रिव्यू तो करता है लोअर कोर्ट्स को वगैरह वगैरह, उसको मज़ीद जो है वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो कोर्टों में केस हैं तो अक्सर कानून ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनमें उसके अंदर ही टाइम दिया हुआ है कि इतने टाइम में डिसाइड करना है, किसी में 60 डेज़ है, किसी में 30 है, तो इस तरह से वो टाइम पीरियड सब की चीज़ों के डिफाइंड हैं। तो उतनी मैं कानूनी डिटेल में नहीं जाता, लेकिन टाइम पीरियड्स हैं तो उनकी परवाह कोई नहीं करता।
परवाह करने की ज़रूरत है। जब परवाह करेंगे तो तब फिर नताइज बदल जाएंगे। नहीं, लेकिन ज़कात साहब अब ये शहादतें पेश कराना ये किसकी जिम्मेदारी है? इसमें जज अगर सख्त होगा ना, अगर वो कहेगा ना कि इस स्टेट को अगर आपकी नहीं आई शहादत तो मैं आपके ख़िलाफ़ जो है, ज़ाहिर उसके बेशुमार इख्तियारात होते हैं, वो पुलिस के ज़रिए से भी बंदे को मंगवा सकता है और इस तरह की और भी चीज़ें। तो जुडिशरी जब तक विलिंग नहीं होगी, लेकिन ये है ना कि हम सारा ये बात नहीं कर सकते। किसी भी महकमे को ले लें तो उसमें लोगों को ये होता है कि अपने काम करने के लिए ना वो जी चुराते हैं, तो ऐसा तो ओवरऑल है ना। तो ये ज़ाहिर है कि हर तरफ होगा। जुडिशरी में भी जज का फेवरेट काम यही होता है कि वो अगली डेट डाल दे, उसको फ़ैसला नहीं लिखाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए तो ये आसान होता है। तो इसलिए हम जो है मनहसल कौम जो है ना, ये मसला है कि सिर्फ हम सारा बोनस। तो आपको क्या लगता है रिजवान ज़कात साहब, अगले आने वाले दिनों में या सालों की अगर बात कर लें तो ये सिस्टम ऐसे चलता रहेगा या ये कोलैप्स हो जाएगा या क्या होगा? ये किसी की तवज्जो ही नहीं है। रियासत इसको ठीक नहीं करना चाहती। जो रियासत आप देख लें एटम बम बना सकती है और इतने रिप्यूट हासिल कर सकती है, उसके लिए कानूनी निज़ाम ठीक करना कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन विलिंगनेस ही नहीं है कि हमने ठीक करना है। विल नहीं है ना किसी की भी, ना किसी रियासत की है, ना पार्लियामेंट की है, और हर बंदा जो है कोई भी नहीं इसके ऊपर सोच रहा कि हमें इसको बेहतर करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। राव साहब, पिछले दिनों में वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा का एक बयान था, वो एक स्पीच कर रही थी। उन्होंने ये कहा कि हर महकमे की बात हो सकती है लेकिन हस्पतालों के अंदर जो मरीज़ आते हैं उनको ये नहीं कहा जा सकता कि आप उनको वापस नहीं भेजा जा सकता, वो बहुत ज़रूरी है। तो क्या ये आपका जो डिपार्टमेंट है, ये जो अल्तवा जो केसेस अल्तवा में गए हुए हैं, क्या यही वो मामला है कि नहीं यहाँ पे दरगुजर किया जा सकता है और ठीक है, नज़रअंदाज कर दिया हुकूमत ने कि ये मामला चल रहा है, किसी को इंसाफ मिल गया, किसी को नहीं मिला, क्या समझते हैं आप? मैं पहले उससे पहले गिल साहब की बात का एक जवाब दे दूं थोड़ा सा कि लेकिन एक बात आप दोनों नोट कर लें, रिजवान ज़कात साहब और राव साहब, आपके साथ भट्टी साहब ने इख्तलाफ किया है कोई बात नहीं, एक बात के ऊपर। नहीं कोई मसला नहीं। खिलाफ रहे तो जी बड़ी बरकत वाली बात होती नहीं, है। वैसे मैं वैसे कहना चाहता हूँ कि वो मुझे इसमें उन्होंने आपके मुझे जो है इसमें वो एतराज़ मुखला नहीं है। सराज को भी उतना जिम्मेदार करार दिया है। मुझे इसमें ऐतराज ही नहीं है। आप क्यों हम चाहते हैं कि हम आपस में या नहीं, आप कोई सियासतदान, राव साहब सियासतदान तो नहीं है, ये पॉलिटिकल शो नहीं है, हम तो बड़े जनाब आप कानूनदान हैं। इख्तलाफ होता है। और देखिए खिलाफ रहे जी, खिलाफ एक और चीज़, जहाँ पे भी कोई एक मुकदमा जाता है तो वहाँ पे वकील दो पेश होते हैं ना, एक मुद्दई की तरफ से, एक के मुद्दाइला की तरफ से। तो डेफिनेटली उन दोनों की राय डिफरेंट होती है। तो क्या आपस में ये तो इख्तलाफ यहाँ पे भी हो सकता है। नहीं, इख्तलाफ से राय तो फिर कहते हैं जमहूरियत है। ये इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है और ये बड़ी बात भी नहीं है। अब मैं दोबारा उस पर वापस आते हैं। देखिए, मैं उनके साथ इत्तेफाक करता हूँ कि कानून में तो तब्दीली की और जो है बेहतरी की गुंजाइश हर वक्त मौजूद है। और ये लेकिन ये तब्दीली लानी किसने है? पार्लियामेंट ने। बिल्कुल ठीक बात है उनकी। पार्लियामेंट लेकिन इस चीज़ के ऊपर जो है वो सीरियस नहीं है। आज तक वैसे पार्लियामेंट में इस मामले पर कोई सीरियस नहीं, मैंने पहले बात खत्म कर दी, सीरियस नहीं है। और वहाँ पे पार्लियामेंट में 90% जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए हैं, उनमें से तो बहुत सारे लोग ऐसे जिनको ये भी नहीं पता कि कानून नाम की कोई चीज़ होती है। ठीक, और वहाँ पे तो वो सिर्फ हाथ खड़े करने के लिए जाते हैं, जो हुकूमत कह दे, जो उनकी पार्टी का बंदा कह दे। मैं नहीं, लेकिन राव साहब वो कानून बनाते हैं, वहाँ पर बनाते कानून पेश हैं, किया वो जाता है, जैसे पास बनता होता है। है। आप मुझे ये बता दें कि आधे घंटे में 15 कानून अगर बन जाए, उनको एक फाइल पढ़ने की, एक लाइन पढ़ने का भी टाइम ना मिले, तो वो क्या कानून साजी होगी? कानून साजी के लिए फाइल्स पूरी पढ़ना ज़रूरी होता है, उस कानून के ऊपर उनकी राय बड़ा ज़रूरी होता है, उसके ऊपर उनके नोट्स होते हैं। यहाँ पे तो उनको फ़ाइल उस वक्त दी जाती है कि जनाब ये आ गई फ़ाइल, आप कोई भी तरमीम पकड़ लें किसी भी कानून की, तो वहाँ पे जनाब हाथ खड़े कर दें। हम हाथ खड़े कर देते हैं पार्लियामेंटेरियंस। उनको तो ये पता नहीं होता, ये बाज़ उनको ये नहीं पता होता कि मैं जो हाथ खड़े कर रहा हूँ, शो ऑफ हैंड हो रहा है, ये किस कानून के लिए हो रहा है। हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि पार्लियामेंटेरियंस के लिए जो BA की जो शर्त थी ना पहले ग्रेजुएशन की, वो भी होना ज़रूरी है। हर अनपढ़ आदमी जो है वो यहाँ पे अब जो है वो कानूनदान बना हुआ है। कानूनदान, पार्लियामेंटेरियन जो है वो कानून साज इदारा है। इसका मतलब वहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो कानून बनाने के लिए बैठे हुए हैं। तो वो कानून बनाने वाले अगर अनपढ़ होंगे तो फिर हमारे जैसे जो कानून के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, वो क्या इम्प्लीमेंट करेंगे वहाँ पे? अब ये एक पॉलिटिकल बात आ गई। ठीक है। अब तो उस दूसरी बात, जैसे मेरे भाई ने कहा कि 30 डेज में फैसला होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए।
30 डेज में उसका यानी कि, लेकिन 30 डेज में करना किसने, पाबंद करना है जज ने। वकील जो है ना, वकील जितना मर्जी आए बाएं शाएं करे। मुझे एक हमारे एक दोस्त थे, मैं उनका नाम नहीं लेता, जज ने कहा, उन्होंने जाके इसी तरह उनसे यानी कि अर्जेंटमेंट मांगी कि जी मेरे जो है सीनियर जो है वो गए हुए हैं कहीं पे, तो वो आप हमें टाइम दे दें। तो जज ने कहा नो, आज ही फैसला होगा, और उनको फिर वहाँ पे पेश होना पड़ा हाई कोर्ट में, और पेश होके फिर वो सारे, अच्छा वहाँ यानी पे अगर मुअज़्ज़ज़ जज चाहे तो फिर पेश भी होना पड़ता है, फैसला भी हो जाता है। फैसला भी होता है, और उसी दिन वो जो कार्रवाई थी वो मुकम्मल हुई। तो ये किसका काम था, इम्प्लीमेंट करवाना जज का काम था, जो भी जस्टिस होगा। अगर वो ही कहता, देखिए मेरा तो मैं एज अ लॉयर बात कर लेते हैं, हम तो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं ना, फ़र्ज़ कर लें आपके बकौल, भाई वो ना करने दें हमें, वो कभी सॉरी आज ही शहादत होगी तो आज ही होगी, आज ही जो कुछ होगा आज ही होगा, ये हो ही नहीं सकता। तो फिर हम भी मजबूर होंगे, जब हमें भी वहाँ से यानी कि प्रिविलेज मिल जाता है कि ठीक है, तो फिर इसी तरह चलती हैं चीज़ें। नहीं, लेकिन वो ये होता ना कहीं आप ज़ाहिर आपके तो बड़े अच्छे रवाबत होते हैं, तल्लुकात होते हैं, अगर मुखालफ वकील भी है तो आपका तो अच्छा जानने वाला है, तो ज़ाहिर किसी केस में भी अगर आप पेश होंगे, कहीं आप उसके मुखालफ हैं, किसी और केस में कोई वो आपके मुखालफ, इस तरह ये भी एक बात होती है कि वकील हज़रात एक दूसरे का याद करते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है। वकील कहीं पे भी कोई मुखालफ नहीं होता, क्योंकि वो ज़ाती केस है तो वो सिर्फ केस लड़ रहा होता है। वकील का काम है केस को लड़ना, केस को फाइट करना, केस को प्लीड करना। वो वहाँ पे हमारी कोई ज़ाती मुखालफत तो होती नहीं है किसी से, ठीक है, उसके अपने आर्गूमेंट्स हैं, हमारे अपने आर्गूमेंट्स हैं। अब उसमें फैसला किसने करना उन आर्गूमेंट्स के ऊपर, वो तो जज ने करना है, वो मेरे कहने से नहीं होना। फ़र्ज़ करें मैं किसी मुकदमे में एक वकील हूँ, दूसरी तरफ से भट्टी साहब वकील हैं, तो क्या हमारे दोनों के कहने से कोई फैसला होगा? नहीं, हमने आर्गूमेंट्स देने, आर्गूमेंट्स के बाद फैसला जज साहब ने देना है। नहीं, लेकिन आर्गूमेंट से अगर आप जल्दी ना करें और जज फिर क्या करे? किसने करवाने हैं, मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि किसने मजबूर करना है हमें उस। और बाज़ दफ़ा तो ये होता है ना कि फाइनल डेट दे दी हेयरिंग की, जी इस मरतबा फैसला होना है, उस मरतबा जज साहब नहीं होते, वो जज साहब का ट्रांसफर हो जाता है या कुछ और वजह बन जाती है। वकील का कसूर तो ना हुआ इसमें, हम तो ओवरऑल सिस्टम की बात कर रहे हैं, वकील का कसूर तो ना, सिस्टम की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें फिर आ जाती हैं कि जो ये हमारे यहाँ अक्सर हड़तालें होती हैं, बिल्कुल इसकी वजह से डिले होते हैं केसेस। हम लोग खुद एप्लीकेशनें दे के, एक एप्लीकेशन, दूसरी एप्लीकेशन, तीसरी एप्लीकेशन, बाज़ दफ़ा तो हमने एप्लीकेशनें अपने बैग में रखी होती हैं कि जनाब ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई तो मैंने दूसरी उसी को करा देनी है। तो ये काम भी होते हैं, ये गलत काम है। नहीं तो इनको इस तरह के केसेस में जुर्माना होना चाहिए। ये प्रैक्टिस गलत है, मैं कह रहा हूँ ये प्रैक्टिस गलत है। जो अच्छे वकील हैं वो ये काम नहीं करते। हमारे यहाँ तो प्रैक्टिस में भी यानी कि अच्छे वकील भी हैं, बुरे वकील भी हैं, वो हर जगह पे होते हैं। वकील लेकिन वकील होता है, उसका अपना एक स्टाइल है उसको इसको फाइट करने का, दूसरे का। लेकिन हमारे जितने सीनियर्स ने हमें सिखाया, वहाँ पे डिलेइंग टैक्टिक्स नहीं सिखाए, उन्होंने केस को प्लीड करना सिखाया हमें। और ये भट्टी साहब भी इस चीज़ को यानी कि सपोर्ट करेंगे कि इनको भी कभी किसी ने ये नहीं कहा कि आपने डिले कैसे कराना है, इनको यही सिखाया गया कि आपने केस को प्लीड करना है और इसको जल्दी से जल्दी इसको मुंतकी अंजाम तक पहुँचाना है। और देखें वकील की भी इज्जत उसी में होती है। बिल्कुल ठीक है। मुनीर साहब भट्टी साहब, आपसे एक बड़ा सवाल करना ज़रूर है, ज़रा मुश्किल सा सवाल है। वो हमने बड़ी दफ़ा सुना है, हमारे कई दोस्त होते हैं वो कहते हैं जी कि यार बार का सदर का जो है ना उसको वकील करते हैं, उसका बड़ा टैका होता है और जो है वो बड़ा रोब होता है, तो केस जीत जाएंगे। तो वाकई ऐसी बात होती है ये, या फिर ये सिर्फ एक तासर है? फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं, ऐसी बात होती भी है और एक तासर भी है। मैं जब प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ तो यकीन करें मैं तो रोस्टम का वकील हूँ, तो मैंने अदालतों में जाना शुरू किया कि एक केस में गया, दूसरे में, तीसरे में, तो सारा दिन जो मुझे डिसअपॉइंटिंग चीज़ें फेस करना पड़ी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सारे दोस्तों को इससे अंदाज़ा होगा। जिस केस में मैं जाके खड़ा हुआ हूँ तो दूसरी तरफ से पहला ऑब्जेक्शन ये आया कि जज साहब हमें क्या मिलना है, अब दूसरी तरफ से प्रेसिडेंट आ गए। तो यानी वो भी पहले सोच के बैठे अच्छा, अब वो जज साहब जो हैं वो बेचारे
मतलब अपनी पोजीशन को सेव करने के लिए बड़ी प्रेजुडिस सिचुएशन में चले जाते थे। वो भी तो डिफेंसिव फिर हो आप जाते यकीन हैं। करें कि बेशुमार मेरे मुकदमात ऐसे थे जिनमें मैं ये तो आप नहीं था जाता, और यानी कि बल्कि इसका मैंने तो नुकसान हुआ आपको। अपने जो टन्योर के ख़त्म होने के बाद मैं जब अदालतों में गया और मैंने अपने जितने पेंडिंग केसेस थे वो किए, तो आप यकीन करें काफ़ी सारे जो लोअर जुडिशरी के जजेस थे उन्होंने कहा जी आप तो मतलब मुनासिब से वकील भी हैं, तो हमें तो अंदाज़ा नहीं था कि आप अदालतों में नहीं आते। तो मैंने कहा जी वो सिचुएशन ऐसी होती है कि ये सर ये पहले ये कल्चर नहीं था, ये तकरीबन 8-10 साल से अभी ये कल्चर डेवलप हुआ है कि जो ओहदेदारान हैं वो जजेस को जो है वो चिट देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं। उसकी ये बेसिकली एक रीज़न है कि दूसरी तरफ से सबसे पहला एतराज़ आ जाता है और कोर्ट को जो है वो अपनी जो बैलेंस पोजीशन है वो कायम रखना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ एक छोटी सी बात यह है कि जहाँ जब हम आज़ाद अदलिया की बात करते हैं वहाँ सर सिर्फ ये है कि अगर बार के दारान को आप मुर्द इल्ज़ाम ठहराने के बजाय अगर आप ये देखें कि अब हमारी जो अपेक्स जुडिशरी है वो भी सर इंटरवेंशन करती है, वो भी मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर वो सम टाइम डायरेक्शन दे रहे होते हैं कि इसको ऐसे करें, इसको ऐसे करें। सम टाइम जैसे पिछले दिनों में हमारे एक वकला का एक पिछले 2 चीफ जस्टिस साहबान से एक चल रहा था मामला, तो हमें हमारे ज़ाती तौर पे इल्म में है कि वो चीफ जस्टिस साहबान जो है वो लोअर कोर्ट्स के जजेस को फ़ोन करवाते थे कि इसमें वकला के ऊपर जो है वो जो है उनको रिमांड पे भिजवा दें, मतलब थोड़ी बेल जो है इनकी डिले कर दें, बेल खारिज कर दें वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें इंटरवेंशन तो छोटी मोटी होती है, लेकिन ओवरऑल जो है आज़ाद अदलिया का सर ड्रीम जो है बार का भी है, इस मुल्क का भी है, कौम का भी है और सारे देखते हैं। लेकिन थोड़ी सी 1-2 चीज़ें और भी हैं जो मैं ये समझता हूँ कि आजकल जो एक बड़ी लेटेस्ट चीज़ हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर अगर कोई क्राइम जो है सोशल मीडिया के ऊपर आ जाता है। अब जिसका जी चीफ मिनिस्टर साहबा ने या प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस ले लिया है, इस मुकदमे का IG साहब ने नोटिस ले लिया है, इस इशू के ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस ले लिया है, तो उसकी जितनी प्रोसीडिंग्स हैं नवी साहब वो सारी की सारी प्रोसीडिंग जो है हैम्पर हो जाती हैं और वो पैरालाइज सारे का सारा सिस्टम पैरालाइज हो जाता है। उसमें जो आर्टिकल 10A बिल्कुल हज़फ हो जाता है, उसमें लोगों को जो है वो राइट ऑफ जो उसका हेयरिंग होता है या डिफेंस होता है वो बिल्कुल भी नहीं दिया जाता, चूँकि उसका नोटिस लिया उसमें इन्वेस्टिगेशन भी सारी जो है वो क्रैश हो जाती है, उसमें जो प्रोसीजर है उसमें प्रोसिक्यूशन है, इवन अदालतें भी जो हैं हमने पहले सर देखा था का जो केस है वो तो सर चलता मैं बताता हूँ सर, हमने आप यकीन करें जब हम 2001 में वकालत में आए तो हमें ये बताया जाता था कि जो जजेस हैं वो अखबार तक नहीं पढ़ते, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, TV बिल्कुल भी नहीं देखते। वो इसलिए वो कहते हैं कि कहीं से कोई ऐसी बातचीत सुन के हम जो है हमारा जो एम्फसिस है वो मुकदमे के ऊपर किसी तौर पे जो है इम्बैलेंस ना हो जाए। अब सर जो है हमने देखा कि अदालतें जो हैं वो खुद से कोर्ट के अंदर कमेंट कर रही होती हैं कि ये चीज़ तो हमने जी फ़लाँ TV चैनल पे देखी थी तो इसको तो फिर ऐसे। अब सम टाइम ऐसा होता है कि TV चैनल जो है एक सर्टेन इन्फॉर्मेशन के साथ जो है वो एक ख़बर को चला रहे होते हैं और बेशुमार चीज़ें आपके अदारे में जैसे हम हमारे प्रोफेशनल अदारे में छोटी मोटी चीज़ें ख़राब हैं या मिसकंडक्ट है, इसी तरह से सहाफ़त में भी है, इसी तरह से जुडिशरी में भी है और इसी तरह से मैं समझता हूँ फ़ौज के अंदर भी हैं। तो छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि राव साहब ने इंडिकेट किया कि कुछ वकला जो है वो डेलिबरेटली डिले करते हैं, लेकिन ओवरऑल जो है हमें जो एथिक्स का चैप्टर पढ़ाया जाता है उसके अंदर ये है कि आपने स्मूथ ट्रायल करना है फॉर द डेस्टिनेशन ऑफ द डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस। तो हमेशा से हमने ये देखा है कि अदालतें जो है वो वकला के साथ और वकला अदालतों के साथ कोऑपरेट करते हैं, बेहतर असिस्टेंस देने की कोशिश करते हैं ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हो सकें। बिल्कुल ठीक है। राव खालिद साहब कंक्लूड करना है तो क्या कहेंगे इस इशू को हम आने वाले दिनों में कैसे बेहतर कर सकते हैं या ऐसे ही चलना है? ये लाहौर में ना खास तौर पे अभी लोअर कोर्ट्स में जुडिशल कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, वहाँ पे 2-2 ये टावर्स खबर बन है रहे हैं बिल्कुल। और नहीं खबर नहीं है, ये फैक्ट्स है, बन रहे हैं। जहाँ पे लाहौर पे पहले प्रिंटिंग प्रेस था ना गवर्नमेंट का, जी जी, उसकी जगह के ऊपर अब इस वक्त दो शुरू हो चुका है काम। हाँ जी, काम शुरू हो चुका है। ठीक है, तो बड़ी हमने कुर्बानियाँ दी जी, हमारी बार ने बड़े उसके ऊपर लाठीचार्ज फेस किया और उसमें बाकायदा है उनकी वजह से अदालतें यानी जब नई अदालतें बनेंगी वहाँ पे एक जगह के ऊपर सारा कुछ होगा, पूरे लाहौर का जो है ना वो जो अदालती सिस्टम एक जगह के ऊपर लाने की कोशिश हो रही है, तो इससे बर्डन भी कम होगा और इसके जो है ना केसेस की तादाद भी इंशाल्लाह इस कॉम्प्लेक्स में कौन कौन सी अदालतें इकट्ठी सारी इकट्ठी कर रहे हैं सिवाय क्रिमिनल्स के। क्रिमिनल्स जो है ना इलाके में अपने सिविल केसेस तकरीबन सारे के सारे पूरे लाहौर के एक जगह पे आ जाएंगे। ठीक, तो इससे काफ़ी बर्डन कम हो जाएगा, क्योंकि जो जजों का जो है वो आना जाना, वकला का भी आना जाना, वकला की भी देखिए बहुत सारी परेशानी है। आप वकील जब एक बंदा बनता है ना, आपको बड़ा नज़र आ रहा होता है काला कोट पहनना और टाई लगाई और चल पड़ा बेचारा,
उसके आप अगर देखें तो बाज़ दफ़ा उसकी गाड़ी में या पेट्रोल मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने के लिए पैसे भी नहीं होते, और ख़ास ये नए वकला की बात होती है। तो उसमें जो हमारे सीनियर वकला हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं और करना भी चाहिए। तो ये बड़ी चीज़ें हैं, और वो लेकिन उसके लिए जब ये एक जगह पे जब तमाम अदालतें आ जाएंगी उनका बर्डन कम हो जाएगा, वकला का भी बर्डन कम होगा, जुडिशरी का भी बर्डन कम होगा, और इससे इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में ये केसेस रिजॉल्व भी होंगे और तादाद भी कम होगी। बिल्कुल ठीक है। रिजवान ज़का गिल साहब, आप क्या इसको कैसे देखते हैं कि किस तरह तजवीज़ देते हैं कि हमने तनकीद भी कर ली, देख भी लिया, डिस्कस भी कर लिया, आपके ऊपर भी डिस्कस किया, जजेस के हवाले से भी डिस्कस किया, अब आप क्या समझते हैं कि ये जो अभी बात सुनाई है, खबर एक बड़ी दी है, बल्कि काम शुरू हो चुका है, कम्प्लेक्स बन रहा है, तो फ़र्क पड़ेगा? नहीं, हमें बुनियादी तौर पे ये ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा स्टेप है, और इन चीज़ों से तो फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन बुनियादी तौर पे हमें जो है जजेस की जो विल टू डिसाइड द केसेस है ना, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा कि उनकी जो विल है ना डिसाइड करने की, वो हर सतह पे उसको बेहतर करके, सबसे सस्ता तरीका तो यही है कि हम उस इसके ऊपर काम अगर कर लें और जजेस की विलिंगनेस टू डिसाइड में इजाफा कर लें तो बहुत बेहतरी आ जाएगी, क्योंकि कंट्रोल तो बेसिकली डिपार्टमेंट्स होती है तो ट्रेनिंग भी होती है जजेस साहिबान की, मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान। ज़ाहिर है वो सारा कुछ है, लेकिन जो अकाउंटेबिलिटी है ना, मेरे ख्याल से उसका मैकेनिज्म तो है, हाई कोर्ट की सतह पे भी वो सारा है, लेकिन जो अकाउंटेबिलिटी है ना उसके रिजल्ट्स कोई नहीं है, केसेस जो हैं वो साल साल लटकते रहते हैं, तो उसके ऊपर जो है हमें उसे देखना पड़ेगा। मैं इसमें एक बात अर्ज़ करूँगा एक फ़िक्रे में कि चाहे वकला है चाहे जुडिशरी हमारी, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जो है ना ये एक जो है काम चलना होना चाहिए, और इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि लेटेस्ट जो है टेक्नोलॉजी आ चुकी है। नहीं, आप समझते कि पहले नहीं होती? पहले नहीं होती, लेकिन कम होती की ट्रेनिंग के लिए बकायदा अकेडमीज हैं, हाँ, हो रही हैं, लेकिन वकला की नहीं होती। लेकिन वकला का एक जो अभी मैं आपकी बात, सॉरी सर माजरत चाहता हूँ सर, हमारे जो मेजरली केसेस नीचे से राइप होते हैं वो है ट्रायल। आप ऐसे समझें कि जो सबसे लेबर का काम है, मैं और राव साहब नीचे लोअर कोर्ट्स में काम करते हैं, तो ट्रायल का काम सर मेजर सर्जरी वाला है, तो वहाँ सर जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी कमी है। हमारे सेशन कोर्ट में इतना बड़ा सेशन कोर्ट है, 10-15 से ज़्यादा ट्रायल के वकील नहीं हैं, और जो सेशन 101 से ज़्यादा जजेस हैं जो सेशन केसेस को डील करते हैं, उनमें उनके पास 100 150 केसेस लगे होते हैं। जजेस की तादाद वहाँ भी कम है और वकला की तादाद वहाँ भी कम है। और इसी तरह से जो सिविल कोर्ट है हमारा, जहाँ हज़ारों की तादाद में मुकदमात हैं, बल्कि मेरे पास डाटा है कि तकरीबन 14 लाख जो मुकदमात में से 11 लाख मुकदमा जो है सिविल का है। अब सिविल के जो एक्सपर्ट ट्रायल के वकला हैं उनकी तादाद मैं नहीं समझता 50 से ज़्यादा होगी सिविल कोर्ट के अंदर। तो यकीनी बात है जो राइट ऑफ चॉइस ऑफ प्रोफेशन है उसके साथ साथ राइट ऑफ चॉइस ऑफ वकील भी जो है वो लिटिगेंट का एक होता है कि वो अपनी मर्जी का वकील ले। ये जो सर हमने कुर्बानी दी है पिछले साल, जो हमने 6 माह सड़कों के ऊपर रहे कि हमारी अदालतें अंडर वन रूफ होनी चाहिए, और अंडर वन रूफ एक क्लस्टर के अंदर अदालतें होंगी, तो उससे ये होगा कि हर किसी को अपनी मर्जी का वकील जो है उसी जो है अदालत के प्रेमिसेस के अंदर मिल सकेगा। उससे भी जो है ट्रायल जो है जो मुकदमात हैं वो स्मूथ हो जाएंगे, उनकी डिस्पोजल में आसानी हो जाएगी, बेहतर असिस्टेंस मिलेगी। वकला की ट्रेनिंग का जो है वो अमल भी होना चाहिए। हमारे जो पाकिस्तान बार काउंसिल वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान जो जजमेंट दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें के पैरा 13 के अंदर कहा कि वकला को ट्रेनिंग दें। अब सर वो ट्रेनिंग का डायरेक्शन तो दे दी बार काउंसिल्स को, लेकिन उसका अंदर कोई मैकेनिज्म नहीं है कि वो ट्रेनिंग कहाँ होगी, ट्रेनिंग क्या होगी, उसके फंड्स कहाँ से आएंगे। हमने सर अपने तौर पे बार काउंसिल में जो है वो एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है 2020 में मैं चेयरमैन लीगल एजुकेशन था, तो हमने वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया। उसके अंदर जो है वो बार वोकेशनल कोर्स का अजरा हुआ। अभी सुमेरा सैन साहबा चेयरमैन लीगल एजुकेशन है, वो हम अपने तौर पे एक जो महदूद सोर्सेज के साथ कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को बैकअप करना चाहिए, मैक्सिमम लोगों को ट्रायल का वकील बनने के हवाले से बेहतरीन ट्रेनिंग देनी चाहिए। जिस तरह से जजेस की एकेडमीज़ हैं, इसी तरह से वकला की ट्रेनिंग एकेडमीज़ होनी चाहिए, ताकि बेहतर से बेहतरीन वकील जो हैं वो फील्ड के अंदर आएँ और बेहतर अदालतों को असिस्टेंस दें। बहुत शुक्रिया मुनीर हसन भट्टी साहब, रिजवान ज़का गिल साहब और राव खालिद अहमद खान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने तफसीलन बात की, एक बड़ा पुराना मसला है। वैसे इसके ऊपर अगर हम बात करें तो मीडिया के ऊपर भी इतनी बात नहीं होती जितने ये इल्तवाक के केसेस होते हैं सारे, और लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। बहरहाल बहुत सारी वजूहात सामने आई हैं। अब देखते हैं कि इसके ऊपर वाकई हुकूमत कोई नीयत से कोशिश करती है और कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है, और वकला हज़रात खुद इनकी तंजीमें जो हैं वो बार कौंसिल्स इसको कैसे बेहतर करती हैं, या ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। वक्त बताएगा। नाज़रीन, इजाज़त चाहता हूँ, इंशाअल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।